हेलो गाइस, दिस इज प्रियंका प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस्टस एजुकेशन। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th CBSE केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमने केमिकल्स पढ़े, कंपाउंड्स पढ़े, इस टाइप से आज हम एसिड्स और बेसिस पढ़ने वाले हैं। गाइस, ऐसा नहीं है। जो कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं, ये एसिड बेसिस सॉल्ट्स, उन्हीं कंपाउंड्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। यानी कि एसिड्स कोई अलग से कंपाउंड या एलिमेंट्स नहीं है, बेसिस कोई अलग से कंपाउंड या एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट होती है। जैसे अगर 4 कंपाउंड्स आपके सामने रख दिए जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको उसमें से पहचानना होगा कि दिए गए 4 कंपाउंड में से किसकी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड है, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी बेस है एंड किसकी केमिकल प्रॉपर्टी सॉल्ट है। अब ये आप कैसे पहचानोगे कि गिवन कंपाउंड एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? तो गाइस, एसिड, बेसिस, सॉल्ट को पहचानने के लिए कुछ तरीके आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आती है। अगर वो प्रॉपर्टीज हमें पता हो तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि गिवन कंपाउंड का नेचर क्या होगा। एक नेचुरल इंडिकेटर जो सबसे सिंपल तरीका होता है कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी पहचानने का, वो होता है लिटमस की हेल्प से। गाइस, ये लिटमस और कुछ नहीं बल्कि लाइकेन स्पीसीज से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। लाइकेन आपने 9th स्टैंडर्ड में डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि लाइकेन एक स्पीसीज है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंगाई एंड अल्गी का। इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अल्गी और फंगाई को एक दूसरे से बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो ये स्पीसीज बारिश के दिनों में हमें रोड साइड्स, बार्क ऑफ ट्री पे देखने मिलते हैं। अगर आपके घर में गरम मसाला पड़ा हो तो आप अपने मम्मी को पूछिए, ये लाइकेन हम गरम मसाले के तौर पे यानी एज अ स्पाइस खाते भी हैं। सो गाइज, लिटमस पेपर इस लाइकेन का ही बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है। अब ये जो लिटमस है, इसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल और ये 2 फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक आता है पेपर के फॉर्म में। सो गाइज, सेक ऑफ क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं कि जो लिटमस पेपर है उसे हम 2 कलर में अवेलेबल रखते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। ये सिर्फ सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए करना पड़ता है, अदरवाइज लिटमस एक ही है पर्पल कलर का। अगर आप सॉल्यूशन यूज करो तो अगर इस लिटमस का सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप आपने किसी सैंपल में डाले जो कि एसिड है, तो ये लिटमस टर्न हो जाएगा रेड। और अगर आप इसी के 2 ड्रॉप किसी सॉल्यूशन में डालें जिसका नेचर बेसिक है, तो ये टर्न हो जाएगा ब्लू। और अगर आप लिटमस पेपर यूज करते हैं सो रेड लिटमस ब्लू टर्न हो जाएगा अगर कंपाउंड बेस है तो, और ब्लू लिटमस रेड टर्न हो जाएगा अगर कंपाउंड एसिड है तो। बट गाइस, लिटमस टेस्ट लेने के लिए सबसे पहले आपको लिटमस पेपर, अगर आप यूज कर रहे हो तो लिटमस पेपर को आपको वेट करना यानी कि गीला करना जरूरी है। ऐसा क्यों करना है इसकी बात हम करेंगे आगे। पर इसके अलावा भी कुछ और इंडिकेटर्स आते हैं जो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी आर्टिफिशियल और यू कैन से दैट मैन मेड। इनको हम केमिकल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथिल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन। मिथिल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, पर अगर आप इसे किसी सॉल्यूशन में डालो जिसका नेचर एसिडिक है तो ये टर्न हो जाएगा रेड में। और अगर इसी मिथिल ऑरेंज को आप किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालो जिसका नेचर बेसिक है तो ये टर्न हो जाएगा येलो कलर में। अब अगर हम फेनोल्फथलीन की बात करें तो जो फेनोल्फथलीन सिंथेटिक इंडिकेटर है, अगर हम ये एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो इसमें हमें कोई चेंज देखने नहीं मिलेगा। ये ऑलरेडी कलरलेस होता है, सो ये कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। बट अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में इसे डालते हो देन इट विल टर्न्स पिंक। सो ये थे कुछ इंडिकेटर्स की बातें। अब ऐसे ही कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी आते हैं। ऑल्फैक्टरी का मीनिंग है रिलेटेड टू स्मेल। फॉर एग्जाम्पल वेनिला एक्सट्रैक्ट
और ऑनियन एक्सट्रैक्ट। अगर वैनिला एक्सट्रैक्ट या फिर ऑनियन एक्सट्रैक्ट हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो इनकी जो स्मेल है वो वैनिश नहीं होगी, पर अगर इसी वैनिला और अनियन एक्सट्रैक्ट का यूज़ हम किसी बेसिक सॉल्यूशन के लिए करें तो उस बेसिक सॉल्यूशन में जैसे ये वैनिला और अनियन एक्सट्रैक्ट जाएंगे, इनकी जो स्मेल है यानी कि वैनिला की जो स्मेल है या ऑनियन की जो स्मेल है वो वैनिश हो जाएंगी पूरी तरह से। सो ये इंडिकेट्स करते हैं कि गिवन सैंपल एसिड है या बेस है। इसके अलावा एक इंडिकेटर आता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। गाइस, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये ना कि सिर्फ एसिड और बेस नेचर आपको बताएगा, बल्कि ये आपको स्ट्रेंथ बताता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या गिवन बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। जनरली ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये भी दो फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक पेपर के फॉर्म में। दोनों ही फॉर्म हम जब यूज़ करते हैं तो जो भी सैंपल हम यूज़ कर रहे हैं उस सैंपल का हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। ये पीएच स्केल गिवन रहता है ऑन दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, और जो सॉल्यूशन होगी, अगर आप सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो जो सॉल्यूशन की बॉटल होगी उस सॉल्यूशन की बॉटल पे ये पीएच स्केल दी जाती है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक स्केल है, हम देखते हैं अच्छी से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतने नंबर्स तक यहाँ इंडिकेशन होगा। जो 7th वन है वो होता है न्यूट्रल, यानी कि इसका पीएच अगर 7 है तो ये होगा न्यूट्रल। अगर कोई स्पीसीज उसका पीएच 7 से लेस है तो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस, और अगर सॉल्यूशंस का पीएच 7 से ज़्यादा है यानी कि 7 से 14 के बीच में तो ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं बेसिक सॉल्यूशंस। अब गाइस, हम बात करते हैं एसिड और बेसिस के स्ट्रेंथ की कि पीएच स्केल के हेल्प से हम एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इनकी स्ट्रेंथ कैसे पता लगा सकते हैं। गाइस, कहने का मतलब कि अगर हमें 2 एसिड सैंपल दिए गए हैं जिसमें से एक एसिड सैंपल का पीएच है 6 और दूसरे एसिड सैंपल का पीएच है 5, तो इन 2 सैंपल में से जिसका पीएच 5 है वह एसिड, वह सॉल्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम बात करते हैं बेसिस की। अगर 2 सॉल्यूशन हमें दिए हैं जो नेचर में बेसिक है पर एक का पीएच है 9 और दूसरे का पीएच है 10, तो यहाँ जो 10 पीएच वाला बेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब कहने का मतलब कि जब आप 6 से 1 तक मूव करोगे तो एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, वही दूसरी ओर जब आप 7 से 14 तक मूव करते हो तो जो बेसिसिटी है यानी कि बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सो इस टाइप से हम पीएच स्केल की हेल्प से एसिड या बेस का जो स्ट्रेंथ है वो पता कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर लेना है, उसे गीला करना है और एसिड या बेस सॉल्यूशन में उसे डीप करना है। तो जैसे आप उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डीप करोगे उस पेपर का कुछ पर्टिकुलर कलर चेंज हो जाएगा, और बस वो जो कलर है उस यूनिवर्सल इंडिकेटर की बॉटल पे जो पीएच स्केल दिया गया है उस स्केल में कुछ कलर्स दिए जाते हैं, उस कलर से आप उस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पे जो कलर चेंज मिला है उसे मैच करोगे, तब आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर पीएच यानी कि 7 से 1 के बीच में जो कलर बैंड्स हैं इसमें से एक कलर को सिमिलर होगा। इस पे से आप पता लगा सकते हो कि जो गिवन एसिड है उसका स्ट्रेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, लाइक दिस आप बेस के लिए भी कर सकते हो। अब गाइस, इंडिकेटर के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज आते हैं जिसके बेसिस पर भी हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन और कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है। ओके, तो इसकी बात हम थोड़े बाद में करेंगे इसी लेसन में, पर पहले हम देखेंगे
कि कुछ एसिड्स जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऐसे एसिड्स हम खा भी सकते हैं। सो ऑर्गेनिक और सिंथेटिक दो टाइप के एसिड्स आते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स जो नेचर से हमें मिलते हैं, जैसे अगर हम बात करें सिट्रस फूड की, तो सिट्रस फूड कंटेन साइट्रिक एसिड, यानी लेमन, ऑरेंजेस, मौसमी जो हम खाते हैं ये सिट्रस फूड होते हैं और इनमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है जो हम इजीली खा सकते हैं, क्योंकि ये एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड्स माइल्ड होते हैं। माइल्ड का मीनिंग वीक होते हैं। इसके अलावा भी कुछ एसिड्स आते हैं जो हम खा सकते हैं, जैसे टेमेरिन में होता है टार्टरिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स हम खाते हैं और ये सारे एसिड्स डाइजेशन प्रोसेस में हेल्पफुल भी होते हैं। अब कुछ सिंथेटिक एसिड्स आते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज में सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब ऐसे एसिड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनका डाइल्यूट फॉर्म भी बहुत हार्मफुल होता है, बहुत हजार्डस होता है। अब क्या डिफरेंस है वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बीच में? गाइस, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स ऐसे एसिड्स जो वाटर में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएंगे, जबकि वीक एसिड्स वाटर में पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, वह पार्शियली ही आयोनाइज होते हैं। अब आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड कॉन्सेंट्रेट एसिड्स में डिफरेंस होता है गाइस। वह डिफरेंस ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग का मीनिंग है कि अगर एसिड वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए आयंस में। वही कॉन्सेंट्रेटेड का मीनिंग ऐसे होता है कि जो एसिड है उसमें बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड होगा, बहुत ही लिटिल, जनरली निग्लिजिबल। तो ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट एसिड्स। अब कॉन्सेंट्रेट एसिड को डाइल्यूट किया जाता है बाय एडिंग वाटर। जैसे अगर आपके स्कूल के लेबोरेटरी की बात करें तो स्कूल के लैब में जो एसिड्स हमें रिएक्शन के लिए दिए जाते हैं वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हैं, वो एसिड्स डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, ताकि अगर हम उनके कांटेक्ट में आए, यानी गलती से एक्सीडेंटली अगर वो हमारे हाथ पर गिर भी जाता है तो हमें उससे इंजरी नहीं होगी। इसीलिए उस एसिड को डाइल्यूट किया गया है बाय एडिंग वाटर। अगर कभी आपको ऐसी कंडीशन आए कि आपको एसिड डाइल्यूट करने बोला जाए तो इस केस में आपको वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करना है, ना कि एसिड में वाटर, क्योंकि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर आप एसिड में वाटर ऐड करोगे तो एकदम से एक एक्सप्लोजन हो सकता है और जिस वजह से आप बर्न भी हो सकते हैं, आप ज़्यादा इंजर्ड हो सकते हैं। देन हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड जो होते हैं वह खाने में सोर होते हैं। सोर मतलब खट्टे। एसिड्स कैन टर्न ब्लू लिटमस रेड। गाइज, अगर आपको एसिड बेस डिटेक्शन देखना है अच्छी तरह से तो मेरे एक स्टूडेंट ने इस पर एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ये एसिड बेसिस डिटेक्शन पे पूरा प्रैक्टिकल देख सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउ इट कैन पॉसिबल। ये एक बीकर हमने लिया है, इसमें हमने डाला है वाटर और ऐड किया है एसिड। एसिड में ले लेती हूँ एग्जांपल HCl। तो जैसे ही ये एसिड इस वाटर में जाएगा ये डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट, acids when reacts with metal they gives hydrogen gas।
रिएक्शन के थ्रू हम देखेंगे अगर मैंने लिया है HCl एसिड, आप H2SO4 भी ले सकते हैं। देन हम इसको रिएक्ट करवाएंगे Zn जो कि एक मेटल है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो है सॉल्ट और H2 गैस। सो H2 गैस का लिबरेशन इस रिएक्शन में हमें ये बताता है कि ये रिएक्शन हुआ है एसिड और मेटल के बीच में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो जो एसिड है ये बहुत सारे मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन करता है और यहाँ ये फॉर्म करता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट जो है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएं जैसे NaHCO3, अगेन मैं एसिड लूँगी HCl, तो हमें सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब गाइज यहाँ इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, सो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिटेक्शन पर भी एक टॉपिक पूछा जा सकता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिटेक्शन जनरली क्या होता है कि जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो जो लिपिटी फॉर्म होता है वह लाइम वाटर की प्रेजेंस की वजह से मिल्की टर्न हो जाता है और उस मिल्की अपीयरेंस की वजह से हम पहचान पाते हैं कि यहाँ जो गैस मिल रही है इस रिएक्शन में वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आइए हम रिएक्शन देखते हैं। गाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज नथिंग बट अ लाइम वाटर, जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तब एक पीपीटी हमको मिलेगा जो होगा वाइट और वाटर मिलेगा। सो यहाँ ये जो वाइट पीपीटी मिल रहा है हमें, ये इस लाइम वाटर की प्रेजेंस की वजह से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे पास करवाते हैं तो ये टर्न हो जाता है मिल्की, और यही टेस्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्ट। अगेन इस पर एक वीडियो भी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे है तो आप वहाँ से लिंक से जाकर देख सकते हैं। सो गाइज, अब हम देखेंगे कि जो एसिड है वह मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है और उस केस में वह फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर। मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल मैं लूंगी कॉपर ऑक्साइड और एसिड में लूंगी HCl। जब कॉपर ऑक्साइड और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CuCl2 जो है सॉल्ट और H2O। गाइज, अब हम देखेंगे एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स जब कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इसका मतलब है कि यहाँ जो आयंस है वो आपस में एक दूसरे को नलीफाइड कर देते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर देते हैं। सो अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हम लेंगे HCl एसिड और NaOH बेस, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अब HCl और NaOH जो कि एक एसिड और बेस है आपस में रिएक्ट करते हुए फॉर्म कर देंगे सॉल्ट। यहाँ सॉल्ट हमें जो मिलेगा वो रहेगा NaCl एंड वाटर। सो गाइज, ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है या नहीं, सो उसके लिए आप चेक कीजिए कि आपको प्रोडक्ट्स क्या मिले हैं।
अगर आपको प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर मिला है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि गिवन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक रिएक्शन देखी कि जब एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में भी हमें सॉल्ट और वाटर ही मिला था। तो क्या ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? तो देखिए कि यहाँ हमने यूज़ किया है HCl एज एन एसिड और हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब कि जो कॉपर ऑक्साइड हमने यहाँ यूज़ किया है उसका नेचर बेसिक होता है, तभी तो सॉल्ट और वाटर इस रिएक्शन में हमें मिले हैं। ओके गाइस, ये थे कुछ प्रॉपर्टीज़ जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गिवन सॉल्यूशन और कंपाउंड एसिड है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे आयंस की जो सारे एसिड्स में कॉमन होते हैं। ये आयंस हैं H+ आयंस। जब किसी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो एसिड डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिया है HCl, तो ये HCl जैसे ही मैं वाटर में ऐड करूँगी तो ये डिसोशिएट हो जाएगा H+ एंड Cl- आयंस में। पर अभी मैंने आपको कहा कि सारे एसिड्स में H+ आयंस कॉमन होते हैं। तो हम और एक एग्जांपल लेंगे एसिड का। जैसे H2SO4 अगर मैं लूँ और उसे वाटर में सॉल्युबल करूँ तो अगेन मुझे यहाँ मिलेंगे H+ एंड SO4- आयंस। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो एसिड्स हैं इसमें H+ आयंस कॉमन होते हैं। अब ये जो H+ आयंस हैं, ये H+ आयंस यानी ही हाइड्रोजन आयन हमें मिलते हैं एसिड को वाटर में सॉल्युबल करने के बाद ही। इसीलिए जो लिटमस पेपर है उसे हम पहले वेट करते हैं यानी गीला करते हैं, तभी वह टेस्ट दे पाता है। अदरवाइज लिटमस अगर ड्राई है तो ये कोई टेस्ट नहीं शो करेगा। आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा आई होप, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सारे एसिड्स में H+ आयंस हमें तभी मिलते हैं जब हम उन एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है पर वो हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट नहीं हो पाता ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स एसिड्स नहीं होते हैं, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज। देन हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक जो है बेसिस। गाइस, जैसे सारे एसिड्स में H+ आयंस कॉमन होते हैं वैसे ही सारे बेसिस में OH- आयंस कॉमन होते हैं। अब क्या होते हैं ये OH- आयंस? मैं किसी बेस का एग्जाम्पल लूँगी और उसे वाटर में सॉल्युबल करूँगी, तब आप देखोगे कि ये जो गिवन बेस है ये डिसोशिएट हो जाएगा अगेन आयंस में, और आयंस और कुछ नहीं Na+ एंड OH- आयंस मिलेंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही इस बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे अगेन हमें Mg+ एंड OH- आयंस देखने मिलेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि सारे बेसिस में OH- आयंस कॉमन होते हैं। अब गाइस, जैसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस भी आते हैं। क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस? स्ट्रॉन्ग बेसिस यानी ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर पूरी तरह से आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। वही वीक बेसिस यानी ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर पार्शियली ही आयोनाइज होंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। गाइस, बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं, बिटर यानी कड़वे। सेकंड, ये सोपी होते हैं टू टच। नेक्स्ट, अगेन बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि बेसिस भी ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आयंस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस केस में हमें देखने मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हम रिएक्शन के थ्रू देखेंगे
यहाँ बेस लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेटल लेंगे जिंक, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो होगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बेसेस आल्सो गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। अगेन हम सेम एग्जांपल लेंगे जो हमने एसिड की प्रॉपर्टीज सीखते वक्त लिया था। NaOH एज अ बेस, HCl एज एन एसिड, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो एसिड का H+ आयन बेस के OH- आयन को पूरी तरह से नलीफाइड कर देगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा सॉल्ट एंड वाटर। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गाइस, बेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब कोई बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो चलिए रिएक्शन के थ्रू हम ये अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज एन बेस, और इसकी रिएक्शन हम करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है और वाटर। अगेन यहाँ सॉल्ट और वाटर मिला है, मतलब कि यहाँ ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये एसिड जैसे एक्ट करता है। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सॉल्ट्स। गाइस, सॉल्ट्स और कुछ नहीं, ये एक आयोनाइज्ड कंपाउंड होते हैं जो कि रिजल्ट है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बिटवीन एसिड एंड बेसिस। यानी एसिड एंड बेसिस के बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तब फॉर्म होते हैं कुछ आयोनाइज्ड कंपाउंड जो कहलाते हैं सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स की कुछ फैमिली भी आती है, जैसे अगर हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात करें तो गाइस कुछ ऐसे सॉल्ट्स जिनमें अनायंस और कटायंस सेम होंगे, हम कहते हैं कि ऐसे सॉल्ट्स सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब एग्जाम्पल लेके हम ये चीज़ समझते हैं। अगर मैं बात करूँ NaCl एंड Na2SO4 की, तो इन सॉल्ट्स में आप देख रहे हो कि जो कटायन है यानी कि Na+ आयन वो इन दोनों कंपाउंड्स में है। तो ये दोनों कंपाउंड्स नथिंग बट ये दोनों सॉल्ट सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ Cl- यानी ही अनायंस दोनों ही सॉल्ट में प्रेजेंट है। तो ये जो सॉल्ट्स हैं ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की, यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एज वेल एज बेसिक सॉल्ट। तो चलिए ये हम देखेंगे रिएक्शंस के थ्रू। गाइस, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन शो करता है तो इस केस में जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल NaOH and HCl when reacts they form a neutral salt NaCl। पर अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो इस केस में क्या होगा, हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ हमें देखने मिलेगा अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। सो गाइज, यहाँ अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट हमें मिला है ये नेचर में एसिडिक है, क्योंकि यहाँ जो एसिड हमने यूज़ किया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू दिस बेस। इसका pH लगभग 6 होगा। अब हम बात करते हैं बेसिक सॉल्ट्स की। गाइस, अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। वीक एसिड जो है कार्बोनिक एसिड। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे सोडियम कार्बोनेट एज अ सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ जो सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट हमें मिला है इसका नेचर
बेसिक है क्योंकि इसका जो pH है वो है 9। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ हमने यूज़ किया है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी ही हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सम कंपाउंड्स यूजिंग दिस NaCl। अब गाइस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर की हेल्प से हम बना सकते हैं कॉस्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। तो बस उसी का प्रिपरेशन हम अभी यहाँ सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा कैसे होगा। हम यहाँ लेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaCl और इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देंगे, तब हमें गेन होगा NaOH जो है कॉस्टिक सोडा प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलता है, वही दूसरे इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है तो चलिए देखते हैं। हम लेंगे एक बीकर, उस बीकर में हम लेंगे 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड, और उसे कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। अब यहाँ हम जो सॉल्यूशन लेंगे वो सॉल्यूशन और कुछ नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा NaCl का, और इसी को हम कहते हैं ब्राइन। यानी ये जो पूरी चीज़ है ये चीज़ कहलाती है ब्राइन। तो गाइज ये है ब्राइन सॉल्यूशन। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ब्राइन, इसमें जो प्रेजेंट है NaCl वह डिसोशिएट हो जाएगा Na+ और Cl- में। वही वाटर मॉलिक्यूल भी डिसोशिएट हो जाएगा H+ एंड OH- आयंस में। अब होगा क्या कि यहाँ यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ये जो क्लोरीन है ये अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और इस पे चार्ज लग गया है निगेटिव। तो अब ये जो निगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन है ये अट्रैक्ट होगा इस एनोड के तरफ और यहाँ जाकर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और बन जाएगा क्लोरीन एटम। अब ये जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये जाएंगे इस कैथोड के तरफ, और इस कैथोड पे अब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से यहाँ अट्रैक्ट होगा हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन इस इलेक्ट्रोड पे जाकर तुरंत इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा हाइड्रोजन एटम। अब गाइस आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड ऐसे 2 आयन्स हैं जो निगेटिव है, पर यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन क्यों नहीं गया, क्लोरीन ही क्यों गया? सो गाइस हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के एटम के अगर हम कंपैरिजन करें तो क्लोरीन का जो एटम होता है वो बिगर होता है साइज में, जिस वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लेस होता है, जिस वजह से क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसीलिए यहाँ क्लोरीन अट्रैक्ट होगा। देन यहाँ अगेन Na+ और H+ यानी ही 2 कैटायंस हैं, फिर यहाँ H+ क्यों गया, Na+ क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ने, जिसका एटॉमिक नंबर है 1, उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो इसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसीलिए ये फटाक से इस कैथोड पे अट्रैक्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हाइड्रोजन एटम में फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ होता क्या है, ये जो क्लोरीन आयन है, ये क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन एटम बन जाता है। अब ये क्लोरीन एटम
अनस्टेबल है तो ये दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा। वही इस इलेक्ट्रोड पे जो हाइड्रोजन आयन है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर हाइड्रोजन एटम बन जाएगा और ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये एटम अनस्टेबल है, इसीलिए ये हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेगा और इसी तरह इस इलेक्ट्रोड से जो निकलता है वो है क्लोरीन यानी ही Cl2 गैस और इस इलेक्ट्रोड पे हमें मिलेगा H2 गैस। तो ये थी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। अब आप देखोगे कि यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन और इस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन मिला है और जो रिमेनिंग केमिकल है यानी सोडियम और हाइड्रोक्साइड ये कंबाइन करके फॉर्म कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ही कॉस्टिक सोडा। अब गाइस जितने भी सब्सटेंस के प्रिपरेशन हम यहाँ देखने वाले हैं इन सब के कुछ ना कुछ यूजेस है, पर इस यूजेस की बात हम इस चैप्टर में लास्ट में करेंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सब्सटेंस जो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट .10 H2O। सो ये कैसे फॉर्म होता है? इनिशियली हम लेंगे ब्राइन सॉल्यूशन जिससे हम पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इसे हम अमोनिफाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। अब इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं वो है NaHCO3 यानी ही बेकिंग सोडा एंड NH4Cl यानी ही अमोनियम क्लोराइड। गाइस यहाँ ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये पीपीटी फॉर्म में है यानी कि इनसॉल्युबल फॉर्म में है। तो यहाँ हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस सॉल्यूशन से सेपरेट कर देंगे और इसको ड्राइड कर देंगे। ऑन ड्राइंग हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे। अब जैसे हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सम वाटर। अब गाइस यहाँ जो ये सोडियम कार्बोनेट हमें मिला है ये सोडियम कार्बोनेट अनहाइड्रस है। अब इस अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में हम कुछ क्वांटिटी वाटर की ऐड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा सोडियम कार्बोनेट .10 H2O। और गाइस इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ भी 10 लगा देती हूँ। सो गाइस अब रिएक्शन बैलेंस है और इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट और यू कैन से दैट दिस इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट और ये होता है वॉशिंग सोडा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात हम आगे करेंगे इसी लेसन में। गाइस इस वॉशिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, ये वाटर में इजीली सॉल्युबल है, ये एक अल्कली है यानी कि ये रेड लिटमस ब्लू टर्न करेगा। ओके अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन के लिए हम ब्राइन सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे और फिर उसे अमोनिफाइड कर देंगे। तब यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा बेकिंग सोडा, साथ ही साथ हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। अब अगेन आपको पता है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये एक इनसॉल्युबल यानी कि पीपीटी के फॉर्म में है, तो यहाँ से हम इस बेकिंग सोडा को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू फिल्टर कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। जैसे हम इसको ड्राई करेंगे तो इसके ड्राइड करने पे जब हम इससे हीट पास करते हैं तब हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो होता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब
तो बेकिंग सोडा है, इसमें एक पर्टिकुलर माइल्ड इडिबल एसिड होगा जो आगे जाके फॉर्म करेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सम वाटर। अब ये जो भी पर्टिकुलर सोडियम सॉल्ट है उस एसिड का, ये उस फूड को एक प्लीजेंट टेस्ट देता है, जिस वजह से वो फूड खाने में अच्छा लगता है। और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस फूड को फ्लफी बनाता है। अब हम देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज़, जैसे कि ये एक वाइट क्रिस्टल है, ये एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस है वाटर में, और इसका नेचर बेसिक है, बट ये एक नॉन करोसिव बेस है। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए हम लेंगे स्लेट लाइम। स्लेट लाइम मीन्स चूने का पानी, और इससे हम पास करेंगे क्लोरीन गैस। अब जैसे ही हम क्लोरीन गैस इस स्लेट लाइन से पास करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। सो गाइस, यही है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे ये वाइट पाउडर होता है, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल भी है वाटर में। अब जब इस ब्लीचिंग पाउडर को हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है कैल्शियम सल्फेट वाटर एंड क्लोरीन गैस। सो ये थे इसके प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड का प्रिपरेशन, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर। तो चलिए देखते हैं इसका प्रिपरेशन। गाइस, POP के प्रिपरेशन के लिए हमें ज़रूरत है एक सब्सटेंस की, जिसे हम कहते हैं जिप्सम। जिप्सम और कुछ नहीं बल्कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O कंपाउंड होता है। अब इस जिप्सम को हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है। गाइस, ध्यान रहे कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। सो यहाँ इस पर्टिकुलर जिप्सम का डिकम्पोजिशन देखने मिलता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O एंड 1/2 वाटर मॉलिक्यूल में। अब यहाँ जो ये कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O हमें मिला है, यही होता है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। गाइस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम है, इस सब्सटेंस को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले पेरिस में फाउंड किया गया था। देन हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ की। गाइस, अगेन ये एक वाइट सॉलिड है, ये वाटर में सॉल्युबल है। जैसे ही हम POP वाटर में सॉल्युबल करते हैं, कुछ आधे घंटे में ये एक हार्ड मास में सेट हो जाता है, और वही हार्ड मास होता है जिप्सम। मतलब कि बस इस रिएक्शन को आप उल्टा करके लिख दो, जैसे कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O यानी ही प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे तब हमें देखने मिलेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जो होता है जिप्सम। अब हम बात करेंगे इन सब्सटेंस के यूजेस की। एक लास्ट टॉपिक बचा है जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और कुछ नहीं बल्कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको वो सराउंड करते हैं। बस इसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं
कि अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट जो एक मॉलिक्यूल है, इसे 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ने सराउंड किया होता है। बस इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी ही कि जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में 5 मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, और ये इसके क्रिस्टल में ही होंगे गाइस, ये इससे सेपरेटेड नहीं होंगे। बोलने का मतलब ऐसे है कि ये इस कॉपर सल्फेट को हाइड्रेटेड नहीं बनाते हैं। कई हद तक ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को एक कलर भी देगा। जैसे ये कॉपर सल्फेट के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये ब्लू होता है कलर में, तो ये जस्ट इस 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की वजह से ही। अगर आप इस कॉपर सल्फेट .5H2O को हीट दे तो थोड़ा कलर भी डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 5 मॉलिक्यूल हैं ये वेपराइज हो जाएंगे और कॉपर सल्फेट एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।